अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी अपनी कुमुदिनी जी भार्गव को मनाना अनकहे अंदाज में प्यार को जताना ऐसा होता है परिवार रूपी खजाना। इस परिवार रूपी खजानों में अनेक रिश्तों को हम निभाते हैं। इन रिश्तों में अगर समन्वय हो, समन्वय विचारों का, समन्वय एक दूसरों का सम्मान देने का, तो यह रिश्ते निश्चित ही स्नेहल एवं सशक्त मजबूत बने रहते हैं और परिवार भी सुचारू रूप से चलते हैं। इस विषय पर सविस्तर वक्तव्य करेंगी कुमुदिनी जी भार्गव। इनका परिचय देने आमंत्रित करती हूँ हम आरती जी भंडारी को। पधारे हुए सभी महानुभावों का तथा सदन में पधारे हुए श्रोताओं का मैं राजस्थानी महिला मंडल की ओर से स्वागत करती हूँ। हम सबकी चाहती तथा राजस्थानी महिला मंडल की और लातूर शहर की आन बान शान ऐसी हमारी कुमुदिनी जी भार्गव, इन्हें कौन नहीं जानता। आपका विषय है समन्वय दोनों का आधार परिवार का। सच मानो परिवार के बिना क्या है। आप एक उत्तम वक्ता हो, लेखिका, उत्कृष्ट कार्यकर्ता एवं संचलन में माहिर हो। राष्ट्रपति, अनेक मुख्यमंत्री इनकी सभा में आपने प्रभावी सूत्र संचालन आप कर चुके हो। महाराष्ट्र भर तथा अन्य प्रांतों से भी व्याख्यान के लिए आप निमंत्रित रहती हो। सामाजिक कार्य, पारिवारिक रिश्ते नाते, किशोरवयीन लड़कियों के लिए प्रबोधन आप करते हो। आप राजस्थानी महिला मंडल की विश्वस्त तथा अनेक संगठनों पे कार्यरत भारतीय स्त्री शक्ति नामक संगठन की आप राष्ट्रीय सचिव हो। लोक न्यायालय में न्यायाधीश के लिए निमंत्रित, आप नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित। मराठी नाटिका एक कड़ी उमलताना, इसके भी अनेक प्रयोग आपने आयोजित किए। आपके 2 किताबों का भी प्रकाशन जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से दिल को छूने वाले, ऐसे चला नाती जपूया, दूसरा जरा येऊ का मनात, ये आपने मराठी तथा हिंदी में प्रकाशित किया। पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए सभी से मित्रता का भाव रखने वाली अष्टपहलू व्यक्तित्व की धनी कुमुदिनी जी पर हम सबको गर्व है। तो चलिए अब हम इनको सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। अपनी और हमारे घर की कुमुदिनी जी भार्गव को जोरदार तालियों से इनका सत्कार करते हैं। आज के इस पारिवारिक मेले में उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक नमस्कार। आज हम सभी का मन बहुत प्रसन्न है। राजस्थानी महिला मंडल के 35वें साल के उपलक्ष्य में ये जो आप सभी के उपस्थिति में आज का वार परिवार, ये जो अधिवेशन होने जा रहा है, उसके द्वितीय सत्र में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इस सत्र का विषय है समन्वय दोनों का आधार परिवार का। दोस्तों, विषय महत्वपूर्ण है, चिंतन का है, हम सभी के मन के करीब का है, क्योंकि समन्वय ही अपने सुख की चाबी है। जहाँ समन्वय है वहाँ सुख है। पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में अगर हम समन्वय करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक क्या कहते हैं उसको, एक प्रतिष्ठा का हमारे लिए एक विषय बन जाता है कि हाँ, फला व्यक्ति समन्वय कर सकती है। अब ये समन्वय होता क्या है? समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, तालमेल, 2 लोगों में तालमेल, परिवार में आपस में तालमेल, परिवार में उचित व्यवहार रखना, सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानना, उसे समझ कर लेना, किसी के लिए स्वयं के 2 कदम पीछे लेने की अपनी तैयारी रहना, अपने लोगों को उनके गुण दोषों सकट स्वीकार करने की चाहत रखना, मैं के बजाय हम की भूमिका लेने की हमारी तैयारी रहना, रिश्ते निभाने की तैयारी रहना, यानी में समन्वय रखना। अर्थात यह हमेशा एक ही व्यक्ति अगर करते जाए तो समन्वय होगा नहीं। कभी कम कभी ज़्यादा, हर एक ने अगर अपना मन बना लिया तो समन्वय हो सकता है। यह बात 100% सत्य है कि एक माँ के पेट से जन्मे भाई और बहनों का भी समन्वय
हर समय होना मुश्किल है, तो परिवार में सभी के साथ हमेशा समन्वय रखना बहुत कुशलता का काम है। एक दृष्टांत है, बहुत सुंदर है, जिन्होंने भी दिया है, बहुत सीधा साधा दृष्टांत है, अपनी रोज की व्यवहार का है, लेकिन जिन्होंने भी दिया है उनको नमन है। सोचिए, एक सुग्रास भोजन की थाल हमारे सामने लाई गई, खूब अच्छे चटपटे व्यंजन हैं, देखते ही मन प्रसन्न हो गया। नेत्रों ने भोजन को देखा, नेत्र तृप्त हो गए, नाक ने उसकी महक को महसूस किया, जिह्वा ने बगैर चखे ही उसे उसका आनंद आ गया, वो रसभरी हो गई। इन तीनों ने यह सुख संदेश मस्तिष्क को भेजा, दिमाग ने निर्णय लिया, चलो हम सभी मिलकर इसका स्वाद ले लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। फिर हाथों ने क्या किया, निवालों के रूप में वो भोजन हमारे मुंह में रखा, दांतों ने उसे चबाया, अन्न नलिका ने उसे पेट तक पहुंचाया, पेट ने तुरंत उसका पाचन किया और हमारे सारे शरीर में उसने ऊर्जा पहुंचा दी। ये जो इन लोगों का, इन सारे अवयवों का समन्वय हुआ, इसमें एक भी अवयव ने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। नेत्रों ने नहीं सोचा कि मैं इस भोजन को देखता ही रहूं, हाथों ने नहीं सोचा कि मैं ही निवाले क्यों रखूं, दांतों ने नहीं सोचा कि मैं चबाऊं क्यों, पेट ने नहीं सोचा कि ये सुग्रास भोजन मेरे पास ही पड़ा रखूं। उसने तुरंत पचाकर हमारे सारे शरीर में उसकी ऊर्जा बिखेर दी। यह जो सभी का समन्वय हुआ, उसकी वजह से हम तृप्त हुए, हमें बहुत मज़ा आया। ठीक यही तालमेल अगर परिवार में हो तो व्यक्ति तथा परिवार को आनंदित होने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी खुशी, मेरी अभिलाषा, मेरी मर्यादा, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे प्रति और मेरे परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, इन भावनाओं में समन्वय अगर आ जाए तो हर एक व्यक्ति सुखी हो सकता है और वही परिवार का आधार बन सकता है। आज के अधिवेशन की थीम ही है आज का वार परिवार। तो चलिए हम आज अपने परिवार के रिश्तों में समन्वय कैसे रहे उसकी बात करते हैं। पारिवारिक रिश्तों में समन्वय, उसके साथ में ही एक महत्वपूर्ण समन्वय शिव और शक्ति का, यानी गृहस्थ और गृहिणी का एक विशेष रूप से समन्वय कैसा हो सकता है, इसकी बात हम करेंगे। समन्वय की बात के पहले हम थोड़ा सा आज के परिवेश की बात करेंगे, क्योंकि आज का परिवेश ही इतना बदल चुका है कि जिसके कारण आज समन्वय की कितनी आवश्यकता है इसका हमें पता चलेगा। वैसे आज की स्थिति से हम भली भांति जानते हैं, कोई अनजान नहीं है। आज हुआ क्या है तो गतिशील समय के साथ अपनी गति बहुत तेज़ हो गई है। विभक्त परिवार आ गए हैं, रहन सहन, खान पान, बच्चों की परवरिश में अमूलाग्र बदल आ गया है। समर्पण वृत्ति का कमज़ोर हो जाना, त्याग के बजाय भोग की अभिलाषा, समझौता करने की भावना को नकार, आत्मकेंद्रित वृत्ति, हर उम्र के लोगों पर मैं, मेरा और मुझसे, इन्हीं भावनाओं का तथा शब्दों का बढ़ता प्रभाव, मोबाइल पर घंटों बातें करने वाली हमारी वाणी घर के लोगों के साथ गूंगी हो जाती है तो संवाद की कमतरता आ जाती है, और इन सभी का हम सभी के रिश्तों पर नकारात्मक परिणाम हो रहा है। यह बात अत्यंत सत्य है। सब अधीर, हमारे पास धीरज ही नहीं, यानी कि आज अभी इसी वक्त सारे सुख, सारी तमन्नाएं मेरी पूरी होनी ही चाहिए, इस भावना से हम सभी थोड़ा सा आत्मकेंद्रित तो हो ही गए हैं, लेकिन साथ में औरों से अपेक्षा करते करते हम स्वयं का कर्तव्य भी भूल रहे हैं। क्रोध बढ़ गया है, क्षमाशीलता कम हो गई है, केवल स्वयं के उन्नति की लालसा हमारे मन में है। स्वयं की उन्नति करने में कोई खोट नहीं, वो अपना निजी अधिकार है, लेकिन अब तक हमें उन्नत करने में कितने लोगों का सहकार्य मिला है इसका भी तो जायज़ा हमें लेना चाहिए। माँ ने हमें जन्म दिया, पिता ने हर बात, हर ज़रूरत हमारी पूरी की, परिवार के हर एक ने हमें पाला पोसा, अध्यापक ने हमें शिक्षा दी,
समाज ने सुरक्षा दी, बुजुर्गों ने जीवन मार्ग की पगडंडी बनाई, महात्माओं ने जीवन विचार दिया, सभी से मिले अनुभवों से हम संपन्न हुए। फिर बताइए कि इतनों से हमने पाया, फिर हम अकेले स्वतंत्र कैसे हैं? स्वतंत्र तो है, लेकिन सिर्फ स्वतंत्र से हम कैसे चल सकते हैं? जितना हमने सभी के पास से लिया है, उसने में से तो थोड़ा तो हमें किसी को देना चाहिए। थोड़े त्याग, थोड़े कष्ट हमें लेने चाहिए। लेकिन ठीक इसी भावनाओं को हम थोड़ा सा नकार देते हैं, कहीं ये भावना हमारे मन में आती नहीं, तब समन्वय छूट जाता है, विचारों का संतुलन हम खो बैठते हैं, जिससे समन्वय छूट जाता है। ये एक दिन में नहीं हुआ। पहले हमारी मनोवृत्ति बदली, उसका परिणाम हमारे परिवारों पे हुआ, और बदले हुए परिवारों की वजह से समाज बदला। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बिगड़ा दोस्तों। आज भी हमारे मूल संस्कार इतने मजबूत है कि अगर आज भी हम सोचें कि मुझे मेरी परिवार की उन्नति करनी है, मुझे मेरे परिवार को सुखी रखना है, समन्वय रखना है, तो आज भी ये सब पॉसिबल है। सिर्फ अब कहीं सुधरी, वो तो या नहीं चाली, ऐसे नकारात्मक भावों को हम नकार दे। मुझे खुश होना है, मुझे मेरे परिवार को खुश रखना है, ये समन्वय का भाव अगर आज हम रखें तो निश्चित रूप से परिवारों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो चलते हैं अब हम परिवार की ओर, क्योंकि परिवार ही हमारा आधार है। संक्षिप्त में देखते हैं हर रिश्ते की डोर। बहुत संक्षिप्त में देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है पहला सत्र जो थोड़ा सा लंबा हुआ, उसके बाद अनिल जी भाई साहब ने इतना सुंदर समाज के बारे में बोला। अब हम रिश्तों की और समन्वय की बात करते हैं, फिर सुग्रास भोजन करना है, और उसके आगे के सत्र तो इससे भी बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं हम परिवार की ओर। परिवार में सबसे पहले हम रिश्ता देखेंगे पिता और पुत्र का। सच देखा जाए तो पिता और पुत्र का एक शानदार रिश्ता है। दादाजी कल के परिवार के मुखिया थे, पिताजी आज के परिवार के मुखिया है, और पुत्र कल के परिवार का मुखिया बनने वाला है। कुछ सालों पहले, दशकों पहले, संयुक्त परिवारों में कोई भी पिता अपने बच्चों को बड़ों के सामने उसको दुलार नहीं सकता था, ले नहीं सकता था। आज जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, उनको पता है कि आपापना टाबराना बडेरा का सामना आपा खिलावता कोनी, बाको लाड करता कोनी। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। आज पिता और पुत्र बहुत पहले से एक दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी तरह से मस्ती कर लेते हैं, अच्छा समन्वय रहता है। लेकिन यह समन्वय पुत्र बड़ा होने पर भी अगर बरकरार रहा तो वह घर अंदर से और बाहर से मजबूत होता है। लेकिन अगर युवा पुत्र थोड़ी काबिलियत पाते ही अपने पिता की सलाह मानने से इनकार करता होगा, उन्हें आदर देने से मुंह मोड़ता होगा, तो वन वे ट्रैफिक चलती नहीं। और पिताजी भी अपने बराबर के पुत्र को अगर उस पर वे विश्वास नहीं करते होंगे, अपनी उम्र होने के बावजूद भी अधिकारों का संक्रमण नहीं करते होंगे, तो समन्वय छूटना ही है। युवाओं का जोश और पिता का होश जब एकत्रित आ जाए, तो पिता पुत्र के उस रिश्ते की गरिमा ही कुछ अलग है। ये होना चाहिए समन्वय के लिए। चलते हैं हम माँ बेटी की तरफ। माँ बेटी का रिश्ता अगर अपनत्व, विश्वास और संवेदनशीलता का नाता अगर उनमें हो, बेटी अगर बेझिझक अपने मन की बात अपनी माँ से साझा करती हो, तो वो सोने पे सुहागा होगा। ना माँ चिंता में रहेगी, ना बच्ची भटकेगी। सही समय पर घरेलू काम, जिम्मेदारी का एहसास, ससुराल वालों को अपना ही मानने की सीख, उस परिवार में ढलने की सीख, कर्तव्य भावना का रोपण अगर माँ करे और बेटी वो सब माने, तो निश्चित रूप से वह समन्वय बहुत सुंदर हो सकता है। होता ऐसा है कि पालक और बच्चे, यानी माता पिता और बच्चे, ये दोनों भी जनरेशन गैप का हवा बना लेते हैं। मैं कहूँ वही सच बोलते हैं, तब समन्वय छूटता है।
उसकी अपेक्षा माँ और पिता ने उन्हें खुला अवकाश देना और युवाओं ने, बच्चों ने उस अवकाश का गैर जिम्मेदारी से फ़ायदा नहीं लेना। अगर ये तालमेल होता है तो समन्वय निश्चित है। एक बहुचर्चित रिश्ता है जो सभी का चहेता है, सास बहू का। सच पूछा जाए तो सास और बहू एक ही परिवार की अलग अलग कार्यकाल की बहुएं ही होती है और इन दोनों का समन्वय घर को स्वर्ग बनाता है। लेकिन बहू का मन अगर मायके में ही अटका रहे और सासू का मन अपनी बेटी में ही अटका रहे तो समन्वय होगा कैसे? अपना जवाई अपनी बेटी को लाड़ लड़ाता है तब खुश होने वाली सासू माँ अपना बेटा अगर बहू को लाड़ लड़ाता है तो मुंह क्यों फुलाती है? घर ससुराल में बैठी बहू मेरी माँ को मेरी भाभी ने उसकी सेवा करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, ये अपेक्षा जब करती है, जब वो स्वयं की सासू का खुद ख्याल नहीं रखना चाहती, काम में भी आनाकानी करती है, तो कैसे होगा? यानी कि इसमें जब ऐसी दोहरी भूमिकाओं में समन्वय को कोई स्थान ही नहीं रहता, मन हो तो काम करना, मन हो तो नहीं काम करना, ये नहीं चलेगा। सच तो ये है कि इन दोनों के भाव बंधन एक है, एक का बेटा दूसरी का पति, यानी दोनों की आँख का तारा एक ही है। लेकिन उस सासू का बेटा और उस बहू का पति जब इन दोनों के रवैये से खुद ही घट्टी में पिसता हो तो मुझे बताइए समन्वय कहाँ से आएगा? ये सोचने वाली बात है। धीरे ये ससुराल में आई हुई बहू को वो जब 20-25 साल दूसरे घर में पली बड़ी है तो यहाँ ससुराल में रमते रमते उसको थोड़ा समय लगेगा। ये धीरज सासू माँ के पास हो और बहू को भी मैं आते ही इस घर की साम्राज्ञी नहीं बन सकती, मुझे कुछ कष्ट लेने पड़ेंगे, कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर मैं सबकी चहेती बनूंगी, ये स्वीकार उसको भी रहना चाहिए। मेरी माँ जब कहती थी तो वो मेरे भले के लिए था, फिर सासू माँ कहती है वो भी तो भले के लिए, ये क्यों ना सोचे? अपने घर की सलाह अपनी सासू माँ से ले, ना कि माँ से, तब वो घर शांत रहेगा। पूर्व ग्रह दूषितता के बगैर जब सास बहू का रिश्ता होता है तो बहुत सुंदर रिश्ता होता है, घर में समन्वय उन्हीं से बना रहता है। एक माखन मिश्री का नाता है दादा दादी और पोते पोती का, उनमें अगर समन्वय हो तो मानो दूध में शक्कर। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि काउंसलिंग की मेज पे ये बहुत दफ़े प्रश्न आता है। अगर बीच वाली पीढ़ी चाहे तो ही यह समन्वय बन सकता है। बहुत से घरों में जब युवा बच्चे बहुएं अपने सास ससुर को या माता पिता को थाका लारला जमाना का काई भी चीज़ा म्हाका टाबरानं शिकाव नको बे ई जमानानं चालन चलावा, ऐसे रोब जब युवा पीढ़ी करती है तो समन्वय खत्म हो जाता है, संस्कारों से बच्चे वंचित हो जाते हैं, बच्चे उदास और जो दादा दादी है वो भी उदास हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो काउंसलिंग का बताया उसमें एक बात बहुत दफ़े ऐसे करती है, ध्यान में आती है कि कहीं हमसे ज़्यादा बच्चे दादा दादी के हेवे न हो जाए, यानी दादा दादी से प्यार न कर बैठे, ऐसी असुरक्षितता की भावना खासकर माँओं में होती है। माएँ जब बाहर जाती है तो उन्हें अपेक्षा रहती है कि दादा दादी ने अपने बच्चों को संभालना चाहिए, लेकिन अन्य वक्त अगर दादा दादी कुछ बोलने जाए तो इनका मुंह फूल जाता है। यह कहाँ का न्याय है? एक बात हम ध्यान में रखेंगे, निश्चित पल्ले बांध लेंगे कि जैसा व्यवहार हम अपने बड़ों से करते हैं उसकी छवि बच्चे अपने मन में संजोते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बड़ेरों के पैर छूने में भी जब आनाकानी होती है तो समन्वय कहाँ से रहता है? बाहर के बड़ेरों को पैर छुएंगे लेकिन घर में बड़ेरों के पैर नहीं छुएंगे। खैर, आपने उनके पैर नहीं छुए तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ने वाला, क्योंकि संसार के भट्टी में तप कर वो तो सोना बन गए हैं। आप आशीर्वादों से वंचित रह जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाग्यवान है जिनके घर में बड़ेरे हैं। आप ना झुको
तो भी वो आशीर्वाद देंगे, झुकोगे तो सुरक्षा कवच भी पाओगे कि जो आज की स्थिति में बहुत आवश्यक है। ऐसे समय में बुजुर्गों के तजुर्बों का सम्मान रखना ये पहल हो सकती है समन्वय की। साथ में ही बुजुर्गों ने भी ये विचार करना चाहिए कि अब ऐसे उम्र में हर वक्त हर बात में उनके सलाह की घर में आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यक है तब सलाह जरूर दे, ना है तो शांत रही है। लेकिन दोनों तरफ से ये समन्वय होता नहीं और फिर व्यवहार में रूखापन होता है और एक अदृश्य दीवार अपने इसमें बन जाती है। मुझे बताइए कि हम कहीं नौकरी पे जाते हैं तो वह सबके साथ हमारा समन्वय होता ही है क्या? हम कोई प्रोफेशन में रहते हैं तब सभी के साथ हमारी पटती है क्या? हम बिजनेस में हैं तो ग्राहक से लगाकर डीलर से लगाकर 50 लोगों को रोज मिलते हैं, उन सबके साथ हमारी जमती है क्या? हम संगठन में काम करते हैं, हर कार्यकर्ता का मनोमिलन होता ही है क्या? नहीं, लेकिन वहाँ हम क्षमाशील होते हैं। हमारे मन में झट से ऐसा आता है कि उसका स्वभाव ही वैसा है तो हमें चुप बैठना बेहतर है। लेकिन यह क्षमाशीलता हम परिवार में नहीं रखते, क्योंकि पारिवारिक लोगों से हमें अपेक्षा रहती है और ज़्यादा अपेक्षा रखना समन्वय में खोड़े डालता है। जो बाहरी दुनिया में लचीलापन हम रखते हैं वो थोड़ा बहुत भी अगर हम अपने घर में रखें तो निश्चित रूप से समन्वय होना ही है। मुझे लगता है कि अब सभी रिश्तों के बारे में कुछ बताने के बजाय कुछ प्रातिनिधिक प्रश्न हम आपस में करते हैं, उसका जवाब हमें कहीं नहीं देना है। हम हर उम्र के, हर भूमिका के अपने रिश्तेदारों को, हमको, आपको, मुझे, सभी को हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसके जवाब हम हमारे मन में ही देंगे और आत्ममंथन करेंगे। जो कुछ जवाब आएगा वह हमारा स्वभाव बताएगा कि हम समन्वय करने के अनुकूल है या नहीं। चलो हम ज्येष्ठों से शुरू करते हैं। अगर मैं घर में ज्येष्ठ हूँ, फिर मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, प्रश्न ज्येष्ठों को यह है कि क्या मेरे पास क्षमाशीलता है? घर में अभी भी मेरा वर्चस्व रहे ऐसी मेरी तमन्ना है? जिंदगी भर मैंने परिवार के लिए क्या क्या किया इसकी टेप अभी भी बजती रहती है? हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, इसकी भी रट लगी रहती है? मुझे मिल रहा सम्मान मेरे घर वाले सचमुच देते हैं या मेरी उम्र है इसलिए देते हैं? यह सवाल ज्येष्ठों को है, उसका जवाब ज्येष्ठों ने मन में ही देना है। अब चलते हैं हम परिवार के केंद्र स्थान पर रहने वाले लोगों के, यानी युवा अवस्था के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को ये सवाल है कि क्या हमारे बच्चों के साथ हमारा संवाद है क्या? लड़की को पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ससुराल अच्छा मिले यह हमारी तमन्ना है, या वह भी एक जिम्मेदार, परिवार वत्सल तथा सक्षम माता बने, ये भी हमारा कटाक्ष है? ये उनसे सवाल है। क्या हम हमारे घर के लड़कों को महिलाओं के प्रति आदर सिखाते हैं? अपनी आर्थिक स्थिति कभी अपने बच्चों से खुलकर की है? अपने परिवार का इतिहास, अपने निजी तथा सामाजिक गतिविधियों के बारे में उसकी गरिमा हमने बच्चों को बताई है? यह वे खुद ही सवाल का जवाब मन में दें। अगर हम छोटे बच्चों के माता पिता हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टेज, छोटे बच्चों के माता पिता है, तो क्या हम संवेदनशील है क्या? हमारे बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है? हमें स्वयं को समय मिले इसलिए हम बच्चों को मोबाइल, चॉकलेट वगैरह देखकर चुप बैठाते हैं क्या? अगर बच्चा बच्ची स्कूल से आते हैं, वो हमें कुछ बताने की इच्छा जाहिर करते हैं, तब हम उनको दुलारते हैं, उनकी बात सुनते हैं, या चुप बैठ आबार नको लारू बोल ऐसा बोलते हैं? हम जो कुछ टाइम देते हैं वो क्वालिटी टाइम देते हैं या बच्चों को संवारते हैं तब भी हम मोबाइल पे रहते हैं? यह यंगस्टर्स को सवाल। अगर हम पति पत्नी की भूमिका में हैं, पति पत्नी की भूमिका में है तो उनको प्रश्न है, क्या सचमुच हम एक दूसरों को सम्मान देते हैं क्या? हमारे आपसी रिश्ते विश्वासपूर्ण है क्या? पत्नी यानी हमेशा मेरे दबाव में ही रहे ऐसा पति का मनोदय है क्या? क्या पत्नी को
पति के मेहनत की इज्जत है? क्या पति को अपने पत्नी के कष्ट की इज्जत है? पति पत्नी है तो झगड़े स्वाभाविक है, स्नेह ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन सवाल ये है कि आपसी झगड़े आपके सबके सामने होते हैं या आप उसमें मर्यादा पालते हो? आपको यह भी सवाल है कि अगर हम केंद्र स्थान पर है तो हम घर में समन्वय बनाने में हमारी अगुवाई होनी चाहिए, ये हम मानते हैं क्या? सबसे अहम प्रश्न है युवा पीढ़ी को, जो घर घर की कहानी है क्या है? अगर हम युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, फिर चाहे हम बेटा है, हम बेटी है, हम बहू है या हम जमाई है, यंगस्टर्स को ये प्रश्न है कि क्या हम युवा पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हैं क्या? खुद के साथ हम औरों का विचार करते हैं क्या? शादी यानी सिर्फ पति पत्नी नहीं, हम दो परिवारों के सेतु है, यह भाव हमारे मन में है क्या? क्या हम हमारी दिनचर्या से सिर्फ 10 मिनट अपने बुजुर्गों के लिए निकालते हैं या आंखें चुराकर हम उनको टाल देते हैं? बड़े लोगों ने ही हमसे समझौता करना चाहिए, यह भाव हम में है क्योंकि अब हम करता धरता है, या हमारी दूसरों की सुनने की भी तैयारी है? हमें भी एडजस्टमेंट करनी होगी, यह हमारा ख्याल है क्या? हमें किसी की सलाह की ज़रूर नहीं है, या घमंड है, या किसी की सुनने की तैयारी है? और ख़ास प्रश्न है कि हम भी कभी बुढ़ापे की पायदान पर जाने वाले हैं, इसका स्वीकार युवा अवस्था में है क्या? उसके जवाब हम ही हमारे मन में दे देंगे। अगर रिश्ते में मैं कोई भी महिला हूँ, फिर मैं बहन हूँ, बेटी हूँ, दिवरानी हूँ, जिठानी हूँ, सास हूँ, कोई भी हूँ, अगर मैं महिला हूँ तो मुझे ये प्रश्न है कि मैंने एक स्त्री होने के नाते दूसरी स्त्री की वेदना को जाना है क्या? हमारे पास गुणग्राहकता है या हम सिर्फ दोष ही निकालते हैं? और ख़ास बात, घर में अगर महिलाओं में समन्वय हो तो निश्चित रूप से वह घर स्वर्ग बनता है, इसका स्वीकार हम में है क्या? अगर मैं घर में मुखिया हूँ, पुरुष मुखिया हूँ, तो घर में हमेशा मैं तानाशाह बने घूमता हूँ क्या? घर में मैंने आते ही सन्नाटा छाया जाए ऐसा आतंक मैंने घर में निर्माण किया है क्या? मैं किसी को बोलने भी देता हूँ या मैं खुद ही बोलते रहता हूँ? यह मुखिया से प्रश्न है। मैं भाई बहनों में से एक हूँ तो प्रश्न ये है कि धन की लालसा तथा स्वार्थ हमारे निजी संबंधों में रोड़े डालती है या परिपक्वता से समन्वय की बात होती है? दोस्तों, इन सारे जवाब हमें मालूम है। सच्चे दिल से समन्वय करने की कोशिश हम करते हैं या समन्वय करने का अपना स्वभाव नहीं, इसके उत्तर हमें कहेंगे तो प्रामाणिकता से हम आत्ममंथन करेंगे, समन्वय की पहल करेंगे। सच तो ये है कि आप रिश्ता निभाए ना निभाए, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही रहेंगे। आपके भाई के साथ पटती हो ना पटती हो, आपने उसका पत्रिका में नाम लिखा हो ना लिखा हो, रहेगा तो वो भाई। फिर ज़बरदस्ती रिश्ते निभाने के बजाय समन्वय रखकर थोड़ा पीछे, हमको पीछे यानी कि अहम को पीछे रखकर अगर हम समन्वय बढ़ाएं तो निश्चित हर परिवार सुखी होगा। आजकल हुआ ऐसे है कि हम सोशल मीडिया का दुरुपयोग बहुत कर रहे हैं, आभासी दुनिया में इतने रम गए हैं कि उसकी वजह से समन्वय छूट रहा है। पहले कुछ प्रश्न होता था ना तो अध्यापकों के पास जाते थे, बड़ों के पास जाते थे, लेकिन आज उनके पास जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि गूगल महोदय एक क्लिक पर सारे जवाब दे देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कैसा भूल जाते हैं कि गूगल के पास जो फीडेड है उतना ही वो बताएगा, वो जो भी जवाब देगा वो शुष्कता से देगा, उसके पास कोई अपनत्व के भाव नहीं है, अपने कल्याण के भाव नहीं है, हमें आशीर्वाद देने के भाव नहीं है, उसके पास अनुभवों का सिंचन नहीं है, उसकी उपयुक्तता 100% है, उसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनों की और अपनत्व की कमतरता वो पूरी नहीं कर सकता। आदमी को बोलने के लिए आदमी चाहिए, सुख दुख साझा करने के लिए लोग चाहिए, हक जताने के लिए, प्यार करने के लिए परिवार चाहिए,
शाबाशी देने के लिए समाज चाहिए। इसलिए ज्ञान, विज्ञान, आत्मभान और पारिवारिक समन्वय, इन सभी में अगर समन्वय हो तो निश्चित रूप से परिवार सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं चाहूँ तब परिवार मेरा, मैं चाहूँ तब समाज मेरा, अन्यथा मैं ही मेरा, ये समन्वय की बात नहीं हो सकती। सोचिए, हमारे घर में अगर शादी है तो हम इवेंट मैनेजर लगा लीजिएगी, लेकिन अगर हमारे घर में कोई दुखद घटना हुई, नमी गमी हुई, तो हम हमारे ही घर में दुख से हाथ बांधे खड़े रहते हैं। वही परिवारजन अन्य होते हैं, वही समाज के लोग होते हैं जो आते हैं और आगे की विधियां होती है। इसीलिए समन्वय का रहना बार बार अधोरेखित होता है। कोरोना की परिस्थिति में भी हमने ये जाना था, हमें महसूस हुआ था, हम जान गए थे कि अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना समाज, इनकी जीवन में कितनी महत्ता है। बीमारी में, कोरोना में कोई किसके पास नहीं रहता था ना, इसलिए बीमारी में अकेला रहना कितना भयावह है। अपने मस्तक पर फिरने वाला जो स्नेह भरा हाथ है, उसकी कितनी ज़रूरत है। कोई पास हो तो कितना सुकून मिलता है, इसकी अनुभूति कोरोना ने हमें दी थी। इसलिए जीवन व्यापन के लिए ढेर सारी चीज़ों की नहीं, रिश्ते निभाने की और आपस में समन्वय रखने की बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आज के विषय के अंतिम छोर में, जैसे पहले बताया गया, हम देखेंगे कि एक बात पर गौर करेंगे, एक छोटा सा चिंतन शिव और शक्ति के समानता का। गृहस्थ और गृहिणी यानी स्त्री और पुरुष, इनमें समन्वय की बात हम करते हैं, बात करते हैं दोनों की समानता की, दोनों के सम्मान की, दोनों के श्रेष्ठत्व की और दोनों के गरिमा के। सोचो, शिव और शक्ति हमारे आराध्य हैं, इन्हीं से हमारी पहचान है। पुरातन ग्रंथ, वेद, उपनिषद, इसके अनुसार शिव और शक्ति अलग है ही नहीं। वे एक दूसरों की ताकत है, वे एक दूसरों के परस्पर पूरक है, एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। अर्धनारीश्वर रूप यानी शिव और शक्ति, गौरी जी का महासम्मिलन, जहाँ शिवजी जगत पिता है और शक्ति यानी गौरी माँ ये जगन माता है, और वे दोनों एकाकार है। इस आदिभूत मातृत्व और पितृत्व को पुराणों की प्रतिमात्मक भाषा में अर्धनारीश्वर कहा गया है। जहाँ शिव शक्ति एकाकार है, भगवान भगवती एकाकार है, लक्ष्मी नारायण एकाकार है। सज्जनों, ये सभी ईश्वर, सभी भगवान जिन्हें हम मानते हैं, वे संसार में हम लोगों ने, स्त्री पुरुषों ने कैसा रहना चाहिए, इसके संकेत हमें देते हैं, वे हमें समझने चाहिए। जैसे राम जी और सीता मैया ने पति पत्नी की भूमिका कैसी हो वह सिखाया, हनुमान जी ने भक्ति सिखाई, श्री कृष्ण जी ने चतुराई सिखाई, और उसी दिव्य श्रृंखला में भगवान जी महेश जी अर्धनारीश्वर रूप में हमें सुखी संसार के बारे में अपनी सलाह देते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों भी संसार में महत्वपूर्ण है। उन दोनों की संपूर्ण सहभागिता, समान दर्जा, दोनों का अथक स्नेह, आदर, सहिष्णुता, इनसे ही वे परिपूर्ण है। इनमें समन्वय है तो परिवार में समन्वय है, परिवारों में समन्वय है तो समाज सुखी है। ये हमें मान लेना चाहते हैं। इसलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में भी स्त्री पुरुष समानता का महत्व है। स्त्री पुरुष समानता यानी हमें किसी पे कोई लांछन लगाना नहीं है, ना ही महिलाओं का पुरुषीकरण करना है, ना ही फालतू बराबरी करनी है, लेकिन दोनों के कर्तव्य, दोनों की मर्यादा, दोनों की समझ जितनी ऊंचाई पर जाकर फलित होंगी, उतना ही हमारे परिवार, हमारे जीवन की ऊंचाई वहाँ निहित होगी। इसलिए
परिवार को क्षति पहुंचने वाला कोई भी कार्य ना स्त्री करे ना पुरुष करे। हमें ये समझ कर लेना होगा कि कुदरत ने उनकी शरीर यष्टि अलग अलग बनाई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से कोई श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है। वो तो हम है कि कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, किसने क्या करना चाहिए, इसकी सीमा रेखा हमने ही बांध ली है। वास्तव में वे दोनों समान है और इसी वजह से समाज में स्त्रियों पर भी अन्याय होता है और पुरुषों पर भी अन्याय होता है। स्त्रियों का अन्याय फिर भी समझ में आता है क्योंकि बोला जाता है, पुरुषों पर का अन्याय होता है लेकिन बोला नहीं जाता, वह हमें समझ लेने की आवश्यकता है। पहले हम चलते हैं महिलाओं के यार। अभी वर्षा जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, स्त्री पुरुष समानता का महत्व बहुत सुंदरता से बताया। स्त्रियों के बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम जितना संक्षिप्त में बताएंगे कि आज हर क्षेत्र में स्त्री आगे है, उन्हें कहीं जाने के लिए कोई रोक नहीं है, ये सत्य बात है। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, सुरक्षा क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो, जहाँ भी महिलाएं अधिकार पद पर है, वहाँ एक स्त्री अधिकारी होने के नाते वो जब भी कोई बात बताती है तो उसके पुरुष सहकारी और स्त्री सहकारी उसी आदर से पालते हैं या उनका मुंह और कुछ बोलता है। ये बहुत महत्व की बात है। जैसे वे महिला है वैसे ही गृहिणी, होम मेकर, जिनके बारे में वर्षा जी ने बताया, सच पूछो तो दिन भर वो आर्थिक अर्थार्जन के लिए नहीं जाएंगी, लेकिन दिन भर वो कुछ न कुछ इतना ज़्यादा करते रहती है, उसके काम का मोल कोई नहीं करता। सारे रिश्तेदारों से वो संबंध रखती रहती है, संपर्क बनाए रखती है, लेकिन फिर भी उसके बारे में लुगाया ने कही अक्कल, लुगाया की अक्कल सुल्लामा, साधो कॉमन सेंस नहीं है, इस प्रकार के उसका मान खंडन करने वाली कुछ वाक्य हम हमेशा उस पर फेंकते रहते हैं। उसके मातृत्व का गौरव करते हैं, उसके देवीत्व का गौरव करते हैं, लेकिन उसको बराबरी का रिश्ता नहीं करते। ये कटु सत्य है। वो डिप्रेशन में चली जाती है। उसके दुख की भावना समझ लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर भी अपेक्षा तो हम करते हैं कि उसने संसार हंसते हंसते करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? एक बात बताती हूँ आपको, माँ बहन पे गाली देना, कोई अकार्यक्षम अधिकारी हो तो उसको चूड़ियों की भेंट देना अखरता नहीं है हमें। चूड़ियाँ और स्त्रियों का जो एक रिश्ता है वो कितना अनुपम है, तो उस अधिकारी को आप चूड़ियाँ देते हैं, नुक्कड़ पर बैठकर उनकी चेष्टा मश्करी करते हैं, शेरेबाजी करती है। क्या ये संवेदनशीलता है? नहीं सज्जनों, संसार में जितना पुरुष महत्व का है, जितना उसका सम्मान महत्व का है, उतना ही महिलाओं का भी है और उसे हमें देना चाहिए। वो 4 दिन नहीं रहती, जब घर अस्त व्यस्त हो जाता है तब उसकी बहुत याद आती है, लेकिन वो आने के बाद पहले पड़े पंचान हो जाते हैं। मैं तो स्त्रियों को भी कहूँगी कि अपना मान अपने हाथ में है, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपनी एक भूमिका करेंगे और जब स्वयं हम हमको सम्मान देंगे, अपने आप सभी सम्मान देंगे, ये निश्चित बात है। अब चलते हैं पुरुषों की ओर। पुरुषों का दुख कोई नहीं जानता, भाई है सभी। पुरुषों से क्या अपेक्षा रहती है? पुरुष भी एक दबाव में रहते हैं। कैसे दबाव में रहते हैं? उन्होंने इतना कमाना चाहिए कि घर में सभी की सभी ज़रूरतें पूरी हो। उसमें थोड़ी खामी हुई कि तुलना का डर हमेशा बना रहता है। उसने रोना नहीं चाहिए, उसने डरना नहीं चाहिए। वो रोया कि बोलते हैं अरे कहीं लुगाया का जन मुड़ मुड़ रो। अरे भाई, वो इंसान है, यंत्र नहीं है। सुख में, दुख में, विपदा में 4 आंसू बहाएगा। उसको क्रिटिसाइज करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ तक कि उसके बच्ची की विदाई के वक्त भी वो छुप छुप कर रोता है। यानी उससे अपेक्षा है कि वो रोना नहीं, डरना नहीं, ऐसी धारणा हम बनाते हैं। हमेशा वो संयमित रहे, हर समय वो बोझा उठाए, हर समय भागदौड़ करे, वो धूप में जाए, कठिन व्यवस्था का जिम्मा वो उठाए। क्या उस पर भी ये अन्याय नहीं है? हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? निश्चित देना चाहिए। वो भी अच्छा गाता होगा,
अच्छा चित्र निकालता होऊंगा, अच्छा खेलता होऊंगा, लेकिन बहुत दफ़े ये उनके शौक वे पूरे नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उन पर रहती है। ऐसे समय पुरुषों को भी दिलासा देने की बहुत ज़रूरत है। आगे चल भाई, हम तेरे साथ में हैं, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास हमें उन्हें देना चाहिए। इसीलिए स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, शिव और शक्ति उतने ही ताकतवर है। खुले मन से, समझदारी से हमने दोनों को अगर वो सम्मान किया, कोई तुलना नहीं, दोनों की कदर की, तो निश्चित रूप से स्त्री और पुरुष समानता के साथ समन्वय बना रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ स्त्री पुरुष समानता नहीं, स्त्री स्त्री समानता और पुरुष पुरुष समानता भी होनी चाहिए। स्त्रियों के बारे में वो सुहागन है या नहीं, वो बच्चों की माँ है या नहीं, बच्चों की माँ है तो बेटे की माँ है क्या, वो परित्यक्ता है क्या, वो पीड़िता है क्या? अरे वो इंसान है, पहले इंसान है। बहुत दफ़े उसकी परिस्थिति उसके हाथ में नहीं है। वैसे ही पुरुषों में वो पदाधिकारी है क्या, वो धनवान है क्या, उसके पास उसका फ्लैट है क्या, गाड़ी है क्या, वो सामान्य कार्यकर्ता है या और कोई ऊंचे पद पर है, बड़े लोगों में उठता बैठता है क्या? स्त्री और पुरुष के रंग रूप से और उसके पद प्रतिष्ठा के सिवा वो एक इंसान है, और उसको इंसान के भांति ही अगर हम देखें तो निश्चित रूप से घर घर में आनंद आएगा। वो आनंद लेकिन से रोकता कौन है? हम ही है। संत तो कहते हैं कि वैष्णव कौन है? जो पर पीड़ा को जाने, मन में समानता रहे। लेकिन भेदाभेद का कचरा हमारे मन में है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं। अब समझदारी से हम एक दूसरों को सम्मान देंगे, अपने अपने परिवार की उन्नति करेंगे। आज जो विवाह विच्छेद हो रहे हैं, सगाइयाँ टूट रही है, उसका मूल भी कहीं अपने संस्कारों में है, ये हमें समझकर लेना चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो वो निरागस होता है, कोई भावना नहीं होती उसमें। हम है जो उसके मन में स्व प्रतिमा बनाने के लिए बनती है अपने आप। जो हम जैसा बोलते हैं, जैसा तू छोरो है तू रुबाब मले, तू छोरी है तू नमतोले। क्यों? छोरो और छोरी दोनों जना समान है, दोनों ने गृह कार्य संभालने चाहिए, दोनों ने कर्तव्य बुद्धि चाहिए, दोनों ने बड़ों को सम्मान देना चाहिए। ये जब तक हम उनको सिखाते नहीं तब तक वो सीखते नहीं। शिकेड़ा का यानी कि शिक्षा लेना ये कोई अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं रहता। आपके पास आपकी डिग्री बड़ी हो ना हो, लेकिन मन में अगर हमारे संवेदनशीलता है, संवादशीलता है, समर्पणशीलता है, तो उसका महत्व अनुपम है। लड़का हो या लड़की हो, वो अपना है, उसे अपनत्व से ही हम करेंगे तो ज़रूर अहंकार का टकराव नहीं होगा। शुरू से ही वो एक समान भाव करेंगे अपने साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे परिवार अब छोटे हो गए हैं, सपोर्ट सिस्टम कम हो गई है। कभी स्त्री को भी अर्थार्जन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, कभी पुरुष को भी घर का काम करना पड़ेगा। तो घर का काम कम दर्जे का है, बाहर का काम अधिक दर्जे का है। ऐसी भावना को त्याग कर मेरे परिवार में मेरी किस प्रकार की ज़रूरत है, यह भाव अगर हमारे मन में आ गया तो निश्चित रूप से समन्वय होने से कोई नहीं रोक सकता। समन्वय हो ही जाएगा। उसकी पहल जैसे भैया ने बताया स्वयं से शुरू करना है। अगर खुद उस प्रकार का हम आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी से उस आचरण की अपेक्षा करेंगे। चलो, हुआ हो हुआ, छोड़ देते हैं सारे गिले शिकवे। समन्वय की हम ही करते हैं पहल। शिव और शक्ति जहाँ एकाकार, वही होंगे आदर्श परिवार। परिवार का हर व्यक्ति बन जाए अगर समझदार, तो समन्वय होगे साकार। हम ही है हमारे जीवन के शिल्पकार। आज जो ये भव्य आयोजन, आज हॉल भर गया, बहुत अच्छा लगा है। कार्यकर्ता, संगठन और समाज, इनका जब समन्वय हुआ है तो सुचारू रूप से इतना सुंदर अधिवेशन हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा ही समन्वय हमारा बना रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। यहीं रुकती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाभी। आधुनिक परिवेश में बदलते जीवन शैली के साथ अलग अलग रिश्तों में समन्वय बनाने के और परिवार में गरिमा बनाए रखने के बारे में बहुत सुंदर आत्मपरीक्षण करने का प्रयत्न किया है। बच्चों के, युवाओं के, ज्येष्ठों के मर्यादों को तथा जिम्मेदारियों को बहुत अच्छा ही आपने विस्तृत रूप से विवेचन आज यहाँ पर किया है।